Okay, everybody. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. सभी देवी और सज्जनों, भाइयों बहनों मित्रों, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं मैं आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है, चार है, मच्चार है, सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है, किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं, दिक्कत नहीं, और सब एकदम तूफानी धुआंधार तौर से मचा रहे। सो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे है सभी लोग? कैसे कैसे कैसे? वेलकम टू सेशन नंबर 4 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग, जिसमें मैं आपको हमारे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो पूरा डिटेल इन डेप्थ रिवीजन विद क्वेश्चंस करा रहा हूं। एएस 16 खत्म हो चुका है, एएस 19 हमने कल स्टार्ट किया, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है एएस 19 का, और आज मेजरली हम एएस 19 को खत्म कर देंगे। कुछ बचा तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? हमारी क्लासेस रहेगी मंडे टू फ्राइडे। आज आ चुका है हमारा फ्राइडे, तो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मंडे को। मैं आप सभी को यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि सैटरडे संडे जो 2 दिन मिलते हैं उसमें हमने जितने एएस ये 5 दिन में किए हफ्ते के वो कीजिए। हमने इस हफ्ते ट्यूसडे से स्टार्ट किया था, तो इस हफ्ते में 4 लेक्चर हुए। मंडे से वापस आप लोग प्लीज जितना हमारा मंडे तक आप लोग जितना हमने अभी पढ़ लिया है वो प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए। 16 एंड 19 रिवाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से, उसको दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसा बिठा लीजिए कि उसमें कोई भी चीज की आपको दिक्कत ही ना रहे। ओके, चलिए तो अब आज की क्लास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, सभी लोग तैयार है आज की क्लास के साथ आगे बढ़ने के लिए? तो गिव मी अ क्विक यस 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 यस, वी आर रेडी टू मूव अहेड। ओके, एवरीबॉडी रेडी? क्विकली एक बार कमेंट्स में मुझे बता दीजिए यस सर, हम लोग तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। आज की क्लास में मैंने आपको बोला था क्या चीज करवाने वाला हूं, तो आज की क्लास में मैंने आपको कहा था मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा एएस 19 से रिलेटेड, राइट? और एएस 19 के क्वेश्चंस जब मैं यहां पे करवाने वाला हूं तो उसके पहले एक बार मैं केवल क्विकली क्या चीज करूंगा, कल जो पढ़ा था उसका रिवाइज। सर कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मिनिमम लीज पेमेंट, ये चीज पढ़ी थी। हाँ सर, कल की क्लास में हमने पढ़ा था मिनिमम लीज पेमेंट के बारे में। मिनिमम लीज पेमेंट दो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एक लेसी एक लेसोर। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस लीज में मिनिमम कितना पे कर रहा है, उसकी जेब से मिनिमम अमाउंट कितना जाने वाला है, दैट इज मिनिमम लीज पेमेंट। तो एक तो लीज रेंटल जाने वाला है, हाँ सर, और दूसरा उसकी जेब से क्या जाने वाला था सर? जो उसने रेसिडुअल वैल्यू यहां पे गारंटी की थी। दूसरा क्या जाने वाला था सर? जो उसने अगर कोई रेसिडुअल वैल्यू यहां पे गारंटी की थी तो वो उसकी जेब से यहां पे जाने वाला था। दैट वाज द लीज रेंटल फ्रॉम, दैट वाज द मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अब सर यहां पे लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो पे नहीं कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, तो वो जो मिनिमम रिसीव करने वाला है वो उसका एमएलपी हो गया। यस, अब सर लेसी ने जितना पे करने का बोला है उतना ही तो लेसोर रिसीव करेगा। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिनिमम लीज पेमेंट था वही लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट रहेगा, एक पॉइंट छोड़ के। यहां पे सर हो सकता है अगर लेसी गारंटी देने से मना करता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं कि मैं ये असेट के लिए तुमको कितना पैसा दूंगा वगैरह वगैरह, लेसी गारंटी नहीं देता है, तो लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएलपी में एक और चीज जुड़ सकती है, उसको जो गारंटी किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से अगर मिल गई तो, राइट? तो लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज उसमें जुड़ जाएगी। और हमने पढ़ा था कि कंटिंजेंट रेंट को हम एमएलपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सर इसके बाद यहां से आगे बात आपने बोली थी कि एमएलपी की एक बार बात खत्म, तो फिर आगे की जो भी बात है वो लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। क्यों लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसलिए क्योंकि आगे की बात हमारी आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मतलब ये लीज में जो असेट इन्वॉल्व है, असेट के पीछे पैसा किसका लगा है? तो पैसा लगा था सर इसमें लेसोर का। पैसा किसका लगा था? तो पैसा लगा था लेसोर का। तो लेसोर का अगर इसमें यहां पे पैसा लगा है, अगर यहां पे किसका पैसा लगा है? लेसोर का। यस, अगर यहां पे पैसा लगा है हमारे लेसोर का, तो हम यहां पे निकालेंगे लेसोर का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। अब सर लेसोर का जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, हमने एयरबस का एग्जांपल लिया था, वो लेसोर था। उसने क्या किया था? ये लीज में एरोप्लेन इंडिगो को दिया था, तो ये एरोप्लेन के पीछे कितना इन्वेस्ट किया है वो मेरे को निकालना है। तो कैसे निकालूंगा सर? जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना पैसा हम रिकवर करने को देखेंगे कि नहीं? यस सर, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया उतना हम रिकवर करने को देखेंगे। रिकवर करने के क्या क्या जरिए? एक लीज रेंट, एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और एक अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ऐसे 3 जरिए बनते हैं रिकवरी के। अगर ये 3 जरिए रिकवरी के, तो जो रिकवर करूंगा वो क्या रहेगा? जितना इन्वेस्ट किया था उतना रिकवर। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज हमारे पास क्या आ जाती है? ये तीनों चीज का टोटल आ जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। बिल्कुल सही बात, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, 3 चीज का टोटल मेरे पास आ जाता है क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज।
इसको और अगर शॉर्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को हम यहां पे नाम देते हैं एमएलपी। तो एमएलपी प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ये मिला लो तो आपके पास क्या आता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। बट सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में सारे वैल्यूज जो है वो फ्यूचर वैल्यू है। लीज रेंट आज से लेके 11 साल के, ग्रॉस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 11th ईयर, फिर उसके बाद अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ये भी एट द एंड ऑफ 11th ईयर। तो सर ये सारी फ्यूचर वैल्यूज है, इन सब में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर सर वो जो इन्वेस्ट किया है पैसा उसका मेरे को आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहे, उसका मेरे को क्या करना रहे, आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहे, तो क्या होगा, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका आज का अभी का वैल्यू निकालना रहे तो क्या होगा ये बताइए। सर जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका आज का अभी का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से इंटरेस्ट को आप माइनस कर दो तो आपके पास आएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इज सिंपली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, मतलब इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये चीज सभी को क्लियर, कल पढ़े थे आज रिवाइज किए। सर क्वेश्चन करेंगे, पटाख से आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे सभी लोग हमारे नोट्स में, सन लिमिटेड वाले नोट्स का लिंक मैंने यहां पे डाल दिया है। बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं सर नोट्स चाहिए, मैं बोलता हूं अरे भाई हर लेक्चर में जाके मैं सबसे पहले नोट्स की लिंक पिन कर देता हूं। तो नोट्स आपको कहां मिलेंगे, वो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डाल दी है। और यही सेम चीज मैं कमेंट्स में बाद में भी डाल देता हूं रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी कमेंट्स में डाल के रखता हूं। फिर भी बच्चे पूछते रहते कैसा करना यारो, कैसा करना, बताओ आप लोग मुझे बताओ कैसा करूं मैं, और क्या करूं और क्या करूं। मैं इसमें एक और चीज कर रहा हूं, मेरी जो वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट पे भी अभी थोड़े दिन में उसको अपडेट कर दूंगा। मतलब अगर आपको AS19 का फ्री लेक्चर देखना है तो लेक्चर, उसके हैंड रिटन नोट्स, उसके क्वेश्चंस, वैसा पूरा वहां पे आपको दिख जाएगा। तो पर उसको टाइम लगेगा, अभी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं तो उससे थोड़ा सा काम चला लेना। ओके चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लोग क्या बोलते हैं, सन लिमिटेड विशेस टू ऑब्टेन अ मशीन कॉस्टिंग 30 लाख बाय वे ऑफ लीज। तो ये क्या है, सन लिमिटेड विशेस टू ऑब्टेन व्हाट, अ मशीन, कितने की, 30 लाख बाय वे ऑफ लीज। बोले 30 लाख रुपए हम एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमको लीज पे चाहिए। इफेक्टिव लाइफ इज 14 years बट द कंपनी रिक्वायर्स इट ओनली फॉर द फर्स्ट 5 years। इफेक्टिव लाइफ कितना है, 14 साल। कंपनी को कितना चाहिए, 5 years के लिए चाहिए। सर देखो फाइनेंस लीज का हमने पढ़ा था, फाइनेंस लीज के केस में इफ द लीज टर्म इज फॉर major part of economic life, if the lease term is for the major part of economic life, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो फाइनेंस लीज रहेगी। यहां पे इकोनॉमिक लाइफ कितना दिया है, 14 years का इकोनॉमिक लाइफ, और लीज टर्म कितना है सर, लीज टर्म हमारा 5 years है। तो सर इसके अनुसार तो ये फाइनेंस लीज नहीं दिख रहा है, आगे और पढ़ेंगे। बोलते हैं कि 14 साल की इकोनॉमिक लाइफ जिसमें से लीज टर्म कितना है, 5 साल का है। इट एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टार लिमिटेड फॉर लीज रेंटल ऑफ 3 लाख पर एनम पेएबल इन अरियर्स। 3 लाख पर एनम, हर साल 3 लाख रुपए लीज रेंटल हर साल पे करेंगे इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब ईयर एंड में, एंड द इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। Chief accountant of Sun Limited is not sure about the treatment of these lease rentals and seeks your advice। ये जो Sun Limited है, जो लेसी है, लेसी, उसका जो चीफ अकाउंटेंट है उसको समझ नहीं रहा अपन करेंगे क्या, अकाउंटिंग क्या करेंगे। You are required to explain the necessary accounting treatment in line with AS19। MTP RTP वगैरह बहुत जगह आया हुआ है, MTP RTP बहुत जगह आया हुआ है। सर अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, अब यहाँ पे देखो क्या है, अश्विन सलोनी ये लोग कह रहे हैं सर ऑपरेटिंग लीज है। अब ऑपरेटिंग लीज के लिए ना मैं 2 तरीके से प्रूव करूंगा। एक तो सर आपने यहां पे बता दिया कि जो लीज टर्म है, लीज टर्म यहां पे 5 साल है, इकोनॉमिक लाइफ कितना है, इकोनॉमिक लाइफ 14 साल। अब मैं एक और चीज यहां पे प्रूव करूंगा, सर आज की असेट की कॉस्ट कितनी है, 30 लाख। आज अगर ये असेट खरीदने जाता, लीज नहीं करता, खरीदता, तो क्या होता, 30 लाख में मिलता। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इस असेट की फेयर वैल्यू भी है। हाँ सर, तो हमने एक और चीज पढ़ी थी सर, हमने एक और चीज पढ़ी थी कि फाइनेंस लीज कब होता है। फाइनेंस लीज के लिए क्या चीज है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग का फेयर वैल्यू इन्होंने हमको दिया है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए इसका बिगिनिंग का फेयर वैल्यू है, जो कॉस्ट है। आज अगर खरीदने जाओ तो 30 लाख का पड़ेगा, तो वो मेरी फेयर वैल्यू भी हो जाएगी। हाँ, तो अब मेरे को देखना है क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 लाख। इफ द आंसर इज यस,
तो फाइनेंस लीज हो सकता है। इफ द आंसर इज नो तो फाइनेंस लीज नहीं होगा। अब मैं कैलकुलेट करता हूं ये चीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम लीज पेमेंट में क्या आता है सर? मिनिमम लीज पेमेंट में दो चीजें आती है, पहली लीज रेंटल और दूसरा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। मिनिमम लीज पेमेंट में दो चीज आती है, एक लीज रेंटल, एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, यस। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सन लिमिटेड इज द लेसी, लेसी का चीफ अकाउंटेंट, तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर इसने लीज रेंट कितना पे करना है? 5 साल का है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, और ईयर 5 में अगर इसने कुछ गारंटी दिया तो वो भी इसको पे करना है। हर साल का लीज रेंटल कितना है सर? 3 लाख रुपए का हर साल का लीज रेंटल है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का भी 3 लाख, फिर ईयर 4 का भी 3 लाख, और फिर क्या है, ईयर 5 का भी 3 लाख। सर ये 3 लाख रुपए 5 साल तक पे करेगा। और उसके बाद क्या उसने कुछ भी गारंटी वारंटी की यहां पे बात की है क्या? नहीं सर, मेरे ख्याल से यहां पे कुछ भी गारंटी की बात नहीं हो रही है, गारंटी की बात नहीं हो रही है ना, कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद क्या है सर, यहां पे इन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर जो दिया वो है 15%। 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है। हाँ सर, ये इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज इज 15%। अब 15% के अनुसार अगर मैं यहां पे देखूं, एक सेकेंड, but the company requires it only for the first 5 years. It enters into an agreement with Star Limited for lease rental of 3 lakhs. ठीक है, अब यहां पे दिया है यूज एन्युटी फैक्टर ऑफ 15% फॉर 3 years as 3.36। कैसे 3 years का एन्युटी फैक्टर क्यों लूंगा मैं? 5 years का लूंगा ना, 3 years का क्यों लूंगा? ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये देखो, हाँ ये यहां पे एन्युटी फैक्टर फॉर 5 years होना चाहिए, 3 years नहीं। ठीक है, एन्युटी फैक्टर ईयर 1 टू ईयर 5 इज 3.36। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूं। थ्री 3.36 आ रहा है। ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन में एक सुधार कर लेना, ये क्वेश्चन में सुधार कर लेना। यहां पे आएगा यूज एन्युटी फैक्टर एट 15% फॉर 3 की जगह 5 years कर देना। 5 years 3.36। अब ये लोग यहां पे जब एन्युटी फैक्टर बोलते हैं कि 5 साल का एन्युटी फैक्टर 3.36, सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? अब जैसे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर हर एक साल का यहां पे लिखते हो ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर आप जब हर एक साल का यहां पे लिखते हो, पहले साल का क्या होगा सर डिस्काउंटिंग फैक्टर? अगर मैं बोलूं ये हो जाएगा 0.8696, 0.8696। दूसरे साल का क्या हो जाएगा सर? 0.7561। तीसरे साल का क्या हो जाएगा सर? 0.6575। चौथे साल का क्या हो जाएगा सर? 0.5718, 0.5718। और पांचवें साल का क्या हो जाएगा? 0.4972, 0.4972। सर इन सब का टोटल ले लो, ये जो पांचों साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसका टोटल ले लो। तो अगर मैं जीटी लेता हूं तो कितना आता है? 3.3522। यह आ जाता है सर इसका टोटल 3.3522। यस, तो ये क्या आ गया? ये 3.3522 ये सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का टोटल है। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कितने साल के? 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का टोटल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर फॉर 5 years एट 15% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट। ठीक है, तो 15% इंटरेस्ट का 5 साल का एन्युटी फैक्टर कितना आया? 3.3522। इसको इन्होंने सिंपल क्या कर दिया? 3.36 कर दिया। इन्होंने इसको सिंपल 3.36 कर दिया है क्वेश्चन में। तो सर अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है यहां पे सर? मैं सर यहां पे क्या कर सकता हूं? 3 लाख को 0.8696 से मल्टीप्लाई करूं, फिर क्या करूं? ये 3 लाख को सेकेंड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से, फिर थर्ड ईयर के, फिर फोर्थ ईयर के, फिर फिफ्थ ईयर के। वैसा मैं हर एक साल को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके हर साल का आंसर इंडिविजुअली निकाल सकता हूं। यस सर, आप हर साल का आंसर इंडिविजुअली निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो? सर मैं क्या करूंगा? यहां पे 3 लाख को एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.3522।
ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है ना, ये सभी का मैं टोटल ले लूंगा 3.3522 और उसको मैं 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे इन्होंने 3.3522 की जगह बोला है 3.36, तो ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 3.36, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 10,08,000 रुपए, 10,08,000 रुपए। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, यस। तो यहां पे क्या है, ये मैंने क्या किया सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर का पूरा टोटल ले लिया और डिस्काउंटिंग फैक्टर का पूरा टोटल लेने के बाद उस टोटल को मैंने केवल एक बार 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 3 लाख से मल्टीप्लाई किया। सर अगर हम सबका इंडिविजुअली यहां पे आंसर निकाले, ये ईयर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो क्या टोटल यही आएगा 10,08,000? यस बच्चों, टोटल आपका 10,08,000 ही आएगा, करके देख लेना घर पे। ओके यस। अब देखो ये क्या आ गया सर, 10,08,000 इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितना आ रहा है? 10,08,000। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस 10,08,000 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 लाख? आंसर इज नो। 10,08,000 is not approximately equal to 30 lakh. तो सर बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, इवन बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, क्या मैं इसको फाइनेंस लीज बोल सकता हूं? सर दिस इज नॉट अ फाइनेंस लीज, ये फाइनेंस लीज नहीं होगा। तो मैंने दो कंडीशन से अभी प्रूव किया कि ये फाइनेंस लीज नहीं है। पहली, हमारा जो लीज टर्म है, इट इज नॉट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। और दूसरा क्या है सर, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है, इट इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। तो दो कंडीशन से हमने यहां पे प्रूव कर दिया। सभी के दिमाग में बात गई? एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर विथ व्हाट आई जस्ट टॉट ओवर हियर? एब्सोल्युटली क्लियर है सभी को? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे दिमाग में गया। आपने अकाउंटेंट को सिंपल यहां पे बोलना है, चीफ अकाउंटेंट को आप एडवाइस दोगे कि दो कंडीशन के अनुसार ये फाइनेंस लीज नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीज है। तो आप जो लीज रेंटल पे कर रहे हैं उसको एज एन एक्सपेंस आप अपने बुक्स में दिखाओगे। यस, हर साल उसको पीएनएल में बुक करते जाओगे। असेट आपकी लेसी के बुक्स में नहीं आएगा, लेसोर की बुक्स में ही आएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो इस प्रकार हम यहां पे इसका आंसर प्रेजेंट करेंगे। बाकी आंसर आप लोग देख लेना जो वहां पे प्रेजेंटेड है। मैंने आपको आंसर का पूरा यहां पे क्रक्स बता दिया, पूरा क्रक्स मतलब पूरा डिटेल में समझा दिया है। प्रेजेंटेशन केवल आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन 4 पे आइए। बोलते यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज टू रिकॉर्ड द असेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बोला है? आपने नेसेसरी जर्नल एंट्री देना है एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग, टू रिकॉर्ड द असेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज। ये फाइनेंस लीज पे आपने एक असेट लिया है, किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड द असेट इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सर लेसी की बुक्स में अगर मैं फाइनेंस लीज पे लिया हुआ असेट रिकॉर्ड करता हूं तो इसको रिकॉर्ड करूंगा कौन सी वैल्यू पे? वैल्यू नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो लेसी पे करेगा, और दूसरी चीज फेयर वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब यहां पे क्या दिया है? लीज पीरियड 5 साल। फिर बोलते हैं एनुअल लीज रेंट्स कितना है? 50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो 50,000 मैं 5 बार पे करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 25,000। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इज 2 लाख। तो देखो मेरे पास फेयर वैल्यू यहां पे आ चुका है। ये जो फेयर वैल्यू है ये इन्होंने दे दिया 2 लाख। मुझे क्या निकालना है सर? यहां पे ये 2 लाख मेरे पास आ गया। यस, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन इज 2 लाख। मुझे अब यहां पे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में कैसे निकालू? इन्होंने सर मेरे को एमएलपी क्या होता है? एमएलपी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लीज रेंटल इन्होंने दिया है 50,000 हर साल का, 5 साल के लिए, और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना हो जाएगा वो उन्होंने यहां पे दिया है 25,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। ये दोनों का प्रेजेंट वैल्यू मेरे को चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट मेरे को 12.6% दिया, और उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर्स ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक के दे दिए हैं। सर सिंपल अब कैलकुलेट करेंगे कैसा? सर यहां पे देखो लीज रेंटल आ गया, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ईयर 5 का, और लास्ट में गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आ गया ईयर 5 का। इन्होंने इसको डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर एक साल का इंडिविजुअल यहां पे आंसर आ गया। और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को भी ईयर 5 के डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई किया तो उसका भी आंसर आ गया। टोटल कर लो, टोटल आपका आएगा 191,500।
पूरा अभी डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट अभी करके आए उसी प्रकार से वापस करना है। 191,500 मेरा क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। तो सर हम काय पे रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से लोअर हो उस पे, मतलब 191,500 पे हम लेसी की बुक्स में इसको एज एन असेट ट्रीट करेंगे। तो देखो द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द लेसी क्या रहेगी, बुक्स ऑफ लेसी में असेट को वो डेबिट करेगा कितने पे, 191,500, और इतना पैसा उसने किसको देना है, लेसोर को, तो लेसोर को क्रेडिट कर देगा 191,500 से, बीइंग रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंस लीज एज असेट एंड लायबिलिटी। एवरीबॉडी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस, ये चीज के साथ सभी को पूरी क्लैरिटी आई। सर क्या यहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, एन्युटी फैक्टर निकाल के, बेटा कर सकते हो, यहां पे भी आप एन्युटी फैक्टर निकाल लो, बट क्या है ना, क्वेश्चन में इन्होंने हर एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग अलग दिया है, तो आप क्या करो, डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर दो ना, आप पांचों डिस्काउंटिंग फैक्टर को 0.890 प्लस 0.790 प्लस 0.700 प्लस 0.622 प्लस पॉइंट, और एक और चीज को आप ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे आप यहां पे, आप ऐड करोगे प्लस 0.552, ये सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को ऐड कर दो तो एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। टेक्निकल हैकर बोल रहा है 3.554, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट इज द राइट आंसर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग। 3.554 आया, इसको आप 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो आपका ये जो यहां से लेके यहां तक का, यहां से यहां तक का आंसर है ना, वो एक ही बार में आ जाएगा, इतना आंसर एक बार में आ जाएगा, और लास्ट में केवल आपको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को अलग से 5th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना बचेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, गया सबके दिमाग में क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलते हैं, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन अ मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज। वापस देखो लिख दिया है कि ये क्या है, ये फाइनेंस लीज है, ओके, तो ये निकालना नहीं है फाइनेंस है कि नहीं, तो फाइनेंस लीज है। फिर बोलते हैं द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, उसमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, लीज टर्म 4 इयर्स, फिर फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज 20 लाख, तो ये इन्होंने इंसेप्शन की फेयर वैल्यू दे दी 20 लाख। लीज रेंट दिया है 6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर। फिर बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 1,25,000, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 3,75,000। अब यहां पे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू अगर 1,25,000 है और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू इक्वल्स टू 3,75,000 है ना, यस सर 3,75,000, जिसमें से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना था, 1,25,000, मतलब बचा हुआ क्या हो गया, बचा हुआ यहां पे हो गया अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 2,50,000, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 250। तो ये समझ गया अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कैसे निकालते, टोटल रेसिडुअल वैल्यू माइनस द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज द अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया, अनगारंटीड लीज रेंट दे दिया, लीज का टर्म दिया है 4 साल, यस सर लीज का टर्म हमारा 4 साल है, फिर इंटरेस्ट रेट दे दिए 15%, उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दे दिए 4 साल के। हाँ, you are required to calculate the value of lease liability as per AS 19 and also disclose impact of this on balance sheet and P&L at the end of year 1। आपको लीज की लाइबिलिटी का वैल्यू निकालना है, किसकी बुक्स में सर, लेसी की बुक्स में। लाइबिलिटी किसकी बुक्स में रहेगी, लेसी की बुक्स में। सर लेसी की बुक्स में क्यों लेसोर, अरे बेटा लेसी के लिए पेएबल है, लेसोर के लिए कुछ पेएबल नहीं है, ये लीज में किसको पेएबल है, लेसी हैज टू मेक पेमेंट टू द लेसोर। तो यहां पे लेसी की बुक्स में लाइबिलिटी आएगी, लेसी की बुक्स में यहां पे आएगा लाइबिलिटी, लेसी की बुक्स में यहां पे आएगा लाइबिलिटी। ये चीज सभी को क्लियर। तो आपने लेसी की बुक्स में लाइबिलिटी और असेट दोनों रिकॉर्ड करना है। हाँ, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करना है, असेट भी रिकॉर्ड करना है। लेसी की बुक्स में असेट काय पे रिकॉर्ड होता है, अगेन वही चीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू दोनों में से जो भी लोअर, दोनों में से जो भी लोअर उस पे यहां पे रिकॉर्ड होगा, है ना। तो वापस उसी प्रकार से करेंगे। अब यहां पे सर मिनिमम फेयर वैल्यू तो इन्होंने यहां पे दे दिया, फेयर वैल्यू कितना दिया है, 20 लाख रुपए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट लेना है, जिसमें मिनिमम लीज पेमेंट क्या है, लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये देखो 4 साल का लीज रेंटल हो गया
और चौथे साल में लीज रेंटल भी लिखा है और साथ ही साथ आ गया उसका गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 1,25,000। ठीक है, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गए सर सबके प्रेजेंट वैल्यू, और टोटल क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू का 18,55,850। सर आज का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट 18,55,850 और फेयर वैल्यू 20 lakhs। हम काय पे रिकॉर्ड करेंगे? वी विल रिकॉर्ड इट एट 18,55,850 इन द बुक्स ऑफ द लेसी। तो असेट भी 18,55,000 का आएगा और लाइबिलिटी भी 18,55,000 की आएगी। बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में सर हम लोग दिखाएंगे असेट में लीज पे जो असेट लिया है वो, लाइबिलिटी में हम दिखाएंगे अमाउंट पेबल टू द लेसोर, लेसोर के नाम से जो पेबल है वो 18,55,850 का हम यहां पे दिखाएंगे। ठीक है, यस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अब ये करने की भी जरूरत है कि एक बार देखने दो। हाँ, ये करेंगे क्योंकि यहां पे पूछा है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लोग पूछते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम एज पर AS 19। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालना? एकदम हलवा हो गया AS 19। हाँ, इसमें अभी एक और चीज हमारी बस बची है, वो हमने कर लिया तो पूरा AS 19 आपके लिए हलवा हो जाएगा। यहां पे बोलते हैं सन लिमिटेड लीज द मशीन टू मून लिमिटेड। ठीक है, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन, फेयर वैल्यू 50 लाख का दिया है, फिर लीज टर्म दिया है 4 साल, लीज रेंटल दिया है 16 लाख, एक साल का लीज रेंटल 16 लाख, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 4.5 लाख। तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 1,50,000। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज 1,50,000। फिर उसके बाद बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज। तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 15% का मेरा यहां पे इंटरेस्ट रेट है। ओके, 15% इज द इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने मेरे को क्या दिया है सर? डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दे दिए चारों साल के। यस सर, चारों साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। किसके बुक्स में लाइबिलिटी है? लेसी की बुक्स में। जिसके बुक्स में असेट उसके बुक्स में लाइबिलिटी। तो सर लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड करेगा? जितने पे असेट रिकॉर्ड करेगा। और असेट काय पे रिकॉर्ड करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और द फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर है। फेयर वैल्यू पहले ही दे दिया 50 लाख। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, जिसमें मिनिमम लीज पेमेंट में क्या आता है सर? लीज रेंट आ जाएंगे चारों साल के और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो देखो चारों साल के लीज रेंट आ गए और चौथे साल में लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास चारों की प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगी। तो आपकी आज की वैल्यू कितनी हो गई? 47,39,540। यहां तक तो सर कोई क्लियर ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, सभी क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये चीज, इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। सर अब लेसी की बुक्स में ये कितने पे रिकॉर्ड होगा? 47,39,540। असेट भी उतने पे, लाइबिलिटी भी उतने पे। अब सर नेक्स्ट चीज आता है कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो सर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हम कैसे निकालेंगे? तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम अभी तक हमने किया नहीं है, तो मैं एक बार करके बता देता हूं। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ए मित्रों समझ रहा है कि नहीं? सभी को बताओ रे मेरे को पटापट, सभी लोग बताएंगे पटापट। समझ रहा है कि नहीं? एवरीबॉडी समझ रहा है कि नहीं? सभी को पटापट बताने का मेरे को। कैसे बताओगे? पटापट। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की जब मैं यहां पे बात करता हूं तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में क्या है? सभी लोग ध्यान दीजिए। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। यस सर, सब समझ रहा है। यस यस यस, गोटाचा, वेरी गुड, गोटाचा। ओके, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में क्या क्या चीजें आती है? सर MLP प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। यस, MLP में क्या क्या चीजें आएगी? MLP की बात करूं तो सर लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। बिल्कुल सही बात। तो मैंने क्या करना है सर? सिंपल, मैं यहां पे वापस ईयर लिखूंगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 4 दो बार लिखता हूं, उसमें यहां पे लिखूंगा कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब सर जो लीज रेंटल्स वगैरह की बात कर रहा हूं, लीज रेंटल्स जो पे वे करना है वो हर साल कितना करना है सर? 16 लाख। 16 लाख ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में 16 लाख, ईयर 4 में वापस 16 लाख,
फिर ईयर 4 में और क्या करना है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू देना है, और ईयर 4 में क्या है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू देना है। ठीक है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 1,50,000। ये हमने कैलकुलेट किया, कितना आएगा, 150 कैलकुलेट किया। यस, यहां पे लिख भी देता हूं, लीज रेंट लीज रेंट लीज रेंट लीज रेंट, ये आ गया गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और ये आ गया अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सर क्या दोनों रेसिडुअल वैल्यू को टोटल करके लिख सकते हैं, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर अब देखो ये सिंपल, इसका अगर हम टोटल कर लेते हैं तो मेरे पास आ गया क्या चीज, GIL, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो 16 4 जा 64, 64 प्लस 4,50,000, 68,50,000, ये आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इतना सिंपल। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकालना है तो क्या है सर, इसका सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ले लो, मतलब सर इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, मल्टीप्लाई कर दो इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से। डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% के अनुसार 0.8696, फिर आएगा क्या 0.7561, फिर उसके बाद क्या चीज आएगा 0.6575, और उसके बाद क्या चीज आ जाएगा 0.5718। निकाल लो अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या चीज आएगा सर, 16 लाख इंटू 0.8696 कितना हुआ, 13,91,360। फिर उसके बाद 16 लाख इंटू 0.7561, ये कितना हो गया, 12,09,760 रुपए। फिर क्या हो गया 16 लाख इंटू 0.6575, ये क्या हो गया 10,52,000। फिर उसके बाद क्या है 16 लाख इंटू 0.5718, तो ये कितना हो गया 9,14,880। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद आएगा 3 लाख या 4.5 लाख ही एक साथ ले लेता हूं, 4.5 लाख इंटू 0.5718, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 257,310, 257,310। तो अब सर इसका जीटी कर लो, 48,25,310, 48,25,310। ये मेरे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज को मैंने डिस्काउंट करके सबकी आज की वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ गया, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का मैं अगर यहां पे क्या लेता हूं, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस यहां पे ले लेता हूं, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी, कितना, ये आ जाएगा 68,50,000 माइनस कितना है 48,25,310, तो ये कितना हो जाएगा 20,24,690। आ गया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, देख लो आंसर, 20,24,690 आ गया। गया दिमाग में सभी के, एवरीबडी क्लियर विद दिस? असेंड एनेक्डोट्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर कैलकुलेट करना है सर, प्रेजेंटेशन, सर सेम प्रेजेंटेशन, आप खाली ये चीज नहीं कर सकते, ये जो लास्ट में मैंने किया ना, ऐसा डायरेक्ट डिफरेंस मत निकालना। आप यहाँ पे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये वाला प्रेजेंटेशन करना। बाकी इसके पहले मैंने जितना किया ये पूरा कर सकते हो, बस ये यूएफआई वाला जो किया वो वैसा मत करना, ठीक है। आपको अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, 15% आपको रेट दिया है ना, इंटरेस्ट रेट, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू कितने साल का लेना है मेरे को, 4 साल, इक्वल्स टू ये आ जाएगा पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, दूसरी बार इक्वल टू करोगे दूसरे साल का आएगा, तीसरी बार इक्वल टू करोगे तीसरे साल का आएगा, चौथी बार इक्वल टू करोगे चौथे साल का आएगा, ठीक है। अगर इसके बाद आपने क्या किया, ये चौथे साल का निकालने के बाद इफ यू जस्ट प्रेस जीटी करोगे तो टोटल ऑफ 4 इयर्स आ जाएगा, टोटल ऑफ 4 इयर्स आ जाएगा, टोटल ऑफ 4 इयर्स ये आपके पास आ जाएगा। तो अब सर हमारे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, हमारे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस, ये चीज आपको करनी पड़ेगी।
ठीक है, और लास्ट में फिर आप क्या करोगे, ये ईयर 1 का आंसर आ जाएगा, ये ईयर 2 का आंसर आ जाएगा, ये ईयर 3 का आंसर आ जाएगा, ये ईयर 4 का आंसर आ जाएगा, और लास्ट में आपको एमआरसी वाला बटन दबाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा टोटल ऑफ 4 इयर्स, 4 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल, मतलब एन्युटी फैक्टर आ जाएगा, एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, किसी के पास मेरे जैसा ये भलता कैलकुलेटर है, ये भलता कैलकुलेटर जो मेरे हाथ में दिख रहा है ना, कैसियो का कैलकुलेटर है, ये भलता कैलकुलेटर है, तो आपको ये केवल भलता कैलकुलेटर के लिए बता रहा हूं, जो मेरे जैसा है, मेरे जैसा डिट्टो वाला कैलकुलेटर है तो ही बता रहा हूं, नहीं तो ये इग्नोर करना, तो ये इग्नोर करना। ठीक है, मैं क्या करता हूं बताता हूं, 1.15 डिवाइड इक्वल टू, ये हुआ, मेरे को एक बार वापस याद करने दो मैं क्या करता हूं, 1.15 डिवाइड इक्वल टू, हाँ, तो 2 बार डिवाइड करता हूं मैं, 2 बार डिवाइड, फिर इक्वल टू, फिर ये बेसिक हो गया, इसके बाद इक्वल टू, ये ईयर 1 का आंसर देगा, फिर इक्वल टू ईयर 2 का आंसर आएगा, फिर इक्वल टू ये ईयर 3 का आंसर आएगा, फिर इक्वल टू तो ये ईयर 4 का आंसर आएगा। ये पर बेसिक में स्टार्टिंग में आपको ये चीज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको ये चीज ऐसा पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को क्लियर है ये चीज, एवरीबडी क्लियर। तो किसी के पास अगर ये एकदम भलते में भलता मेरा वाला कैलकुलेटर है ना, तो फिर आप ये चीज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, नहीं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। 2 बार क्यों, अरे मेरा कैलकुलेटर वैसा है, उसमें देखो मैं करता हूं 1.15 डिवाइड इक्वल टू, तो अभी देखो डिवाइड इक्वल टू किया, तो अभी क्या आंसर दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा होगा तो आंसर है इसका 1। अब जब इक्वल टू करूंगा ना एक बार, तो आएगा 0.8695। ठीक है, तो मेरा थोड़ा भलता कैलकुलेटर है। ठीक है, यस, चलो यहां से आगे बढ़ गए, यहां से आगे बढ़ जाए, यस सर, यहां से अब आगे बढ़ जाते। ये चीज मेरा क्या हो गया, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, अर्न फाइनेंस इनकम हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 7, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत है, ये थियोरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत है। बोलते अब इसमें देखो 3 चीजें आपको दी है, 3 अलग अलग पार्ट्स है। क्लासिफाइंग द फॉलोइंग इनटू ईदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, तो आपने क्या करना है, फॉलोइंग चीजों को या तो ऑपरेटिंग में क्लासिफाई करना है या तो फाइनेंस में। ऑपरेटिंग लीज की बात करूं तो बोलते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स इक्वल्स टू एक्स, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज वाई एंड एक्स इक्वल्स टू वाई। आपको बोला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितना है, एक्स अमाउंट, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट कितना है, वाई अमाउंट, एंड जो एक्स अमाउंट है वो वाई अमाउंट के बराबर है। मतलब सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये तो सर फाइनेंस लीज का केस था, फाइनेंस लीज के केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। हाँ जी सर, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट, 7 साल बोला है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट कितना है, 7 साल। लीज टर्म 6.5 years. Lease term is for the major part of economic life of the asset, but asset is not acquired at the end of the lease term. Asset को acquire नहीं कर रहा, lessee asset को acquire नहीं कर रहा। सर जरूरी नहीं है, asset को acquire करना जरूरी है भी नहीं सर। तो lessee acquire करे ना करे, it is not compulsory for the lessee to acquire the asset। तो यहां पे क्या है, economic life of the asset is 7 years and lease term is 6.5। तो lease term is for the major part of economic life, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो अगेन ये क्या हो गया, अगेन ये हो गया मेरा फाइनेंस लीज। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनेंस लीज। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्या चीज है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट इज 6 years, लीज टर्म इज 2 years। तो इकोनॉमिक लाइफ 6 years, लीज टर्म 2 years, बट द असेट इज ऑफ स्पेशल नटूरे, छोले के भटूरे, स्पेशल नेचर का असेट है। स्पेशल नेचर का असेट है, मतलब वो क्या था, वो एयरबस ने इंडिगो के लिए क्या किया था, एयरबस ने इंडिगो के लिए सर वो 5 तल्ले की 5 माले की पूरी एयरक्राफ्ट बनाई थी, जो कोई और यूज नहीं कर सकता, और अगर किसी और को यूज करना है तो बहुत मेजर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। यस, तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड नेचर का हमारा असेट है, स्पेशलाइज्ड नेचर। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट इज 6 years, लीज टर्म इज 2 years, असेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड हैज बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज बाय द लेसी।
यूज ऑफ द लेसी। तो ये अगेन क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड नेचर के कारण ये फाइनेंस लीज हो गया, स्पेशलाइज्ड नेचर के कारण ये फाइनेंस लीज हो गया। आप अगर केवल इतना पढ़ के आंसर दे दोगे ना तो गलत लिख के आओगे कि असेट इज 6 years, लीज टर्म 2 years, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट नहीं है। बट यहां पे ये असेट क्या है, स्पेशलाइज्ड नेचर क्या है, इट इज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी फाइनेंस लीज, दिस विल बी फाइनेंस लीज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट आपको बाद में करवाता हूं, बी पार्ट आपको बाद में करवाता हूं। ठीक है, और ये बी पार्ट क्या है, वो सेल एंड लीज बैक वाला ट्रांजैक्शन है, सेल एंड लीज बैक। बट वो करे ना उसके पहले मैं आज चाहता हूं आप लोग मेरे साथ एक आखिरी और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन नंबर 8। मेरा मन नहीं मानेगा अगर ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो मन नहीं मानेगा। ओके तो देखो यहां पे क्या चीज है, देखो यहां पे क्या चीज है। अक्षत इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन अ मशीनरी फॉर ऑन लीज फॉर 36 मंथ्स एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 60 मंथ्स। सर फाइनेंस लीज की ऑपरेटिंग लीज, सर देखो इकोनॉमिक लाइफ कितना है 60 मंथ्स और लीज टर्म कितना है, लीज टर्म इज 36 मंथ्स, मतलब लीज टर्म इज 3 years एंड इकोनॉमिक लाइफ इज 5 years। सर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है नहीं है सर, इससे बहुत डिफाइन नहीं कर पाते, इससे हम फाइनल आंसर नहीं दे पाएंगे, वी कैन नॉट अराइव एट अ कंक्लूजन, इससे हम कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, वी कैन नॉट अराइव एट कंक्लूजन। ओके, वी कैन नॉट अराइव एट कंक्लूजन, ठीक है। फिर बोलते कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 5 लाख, मशीन की कॉस्ट कितनी 5 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी 5 लाख। ओके, अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, लीज का जो रेंट है 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा और इक्वल रहेंगे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एंड द लेसी विल रिटर्न द मशीनरी टू द लेसर एट द टर्मिनेशन। लीज जब खत्म होगा, अग्रीमेंट खत्म होगा, टर्म खत्म होगा, लेसी लेसर को असेट वापस करेगा। द अनगारंटीड, अब बोलते हैं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज 50,000। तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जब लीज टर्म खत्म होगा तब का 50,000 है। IRR मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कितना दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ 3 years एट 10% इंटरेस्ट इज 2.4868। तो यहां पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी दिया है 10% इंटरेस्ट रेट के लिए 3 साल का 2.4868 एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ द 3rd year इज 0.7513 फॉर 10% इंटरेस्ट रेट। You are required to comment with reason whether the lease constitutes finance lease or operating lease। ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, ये सबसे पहले आपको बताना है। इफ इट इज फाइनेंस लीज कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इन्होंने आपको हिंट दे दी कि बेटा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करना है, वो कब कैलकुलेट कर सकते हैं जब फाइनेंस लीज है। तो ये फाइनेंस लीज है, बट फाइनेंस लीज है कि नहीं कैसे पता चलेगा सर मेरे को, फाइनेंस लीज है कि नहीं। सर इसमें देखो हमारे पास ना इस क्वेश्चन में 2 इंडिकेटर्स है, एक तो लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, बट सर यहां पे हम एकदम ऐसा नहीं बता पा रहे कि लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट। सर 5 में से 3 साल, मेजर मतलब मोर देन 50% तो है, बट मोर देन 50% इज नॉट नेसेसरीली मेजर, ये भी हमने पढ़ा था। तो दूसरी चीज अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखना पड़ेगा फाइनेंस लीज का एक और इंडिकेटर क्या है जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस में देखा। क्या इंडिकेटर देखा मेरे को बताओ। सर फाइनेंस लीज का इंडिकेटर देखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन, फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। हमको फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 5 लाख रुपए का फेयर वैल्यू है। हमको क्या निकालना है सर, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, इसको निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट हमने निकालना है। इफ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, तो हम बोलेंगे कि हमारा ये क्या है, दिस विल बी अ फाइनेंस लीज। अब सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में कैसे निकालू, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, वो देखते हैं। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में क्या चीज आएगी, मिनिमम लीज पेमेंट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मैं अगर यहां पे मिनिमम लीज पेमेंट की बात करता हूं तो उसमें क्या चीज आएगी, देखिए एक आता है सर उसमें लीज रेंट और दूसरा आता है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। यहां पे देखो क्वेश्चन में ना उन्होंने आपको लीज रेंट दिया है ना उन्होंने आपको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया है। ओ नो सर, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। उन्होंने लीज रेंट दिया क्या, नहीं। उन्होंने गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया क्या, नहीं। सर अब क्या करूं,
लीज रेंट भी नहीं दिया, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी नहीं दिया, तो एमएलपी की डिटेल्स तो है नहीं, तो प्रेजेंट वैल्यू भी उसका कैसे निकालू, ये भी नहीं निकाल सकता मैं। तो सर ये फिगर कैसे निकालू? सर अभी तो मेरे पास डायरेक्टली ये फिगर निकालने के लिए डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा घी टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। हम यहां पे बोलेंगे कि सर फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन जो 5 लाख रुपए है, कैन दिस फिगर बी सेड टू बी इक्वल टू फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन, कैन दिस फिगर बी सेड टू बी इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज? सर पता नहीं, आप बोलोगे तो हां, आप बोलोगे तो ना, लॉजिक लगाओ। सर फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन इन्होंने क्या बोला, दिस इज इक्वल टू द कॉस्ट। क्वेश्चन में देखो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ, जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना मेरे को रिकवर करना था। रिकवर करने का जरिया क्या था, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मतलब एमएलपी प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये दोनों मिला लो तो ये क्या हो जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। यस, पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में क्या है सर, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हाँ सर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है उसमें और आज की फेयर वैल्यू में फर्क क्या है, उसमें और आज की फेयर वैल्यू में फर्क क्या है। आज की फेयर वैल्यू 5 लाख, अगर मैं रिकवर करने जाऊंगा तो मैं क्या रिकवर करूंगा, सर आज की जो 5 लाख की वैल्यू है, आज की जो 5 लाख की वैल्यू है उसमें सर इंटरेस्ट जोड़ूंगा और फिर टोटल अमाउंट रिकवर करने जाऊंगा। तो सर जो रिकवर करूंगा उसको मैं क्या बोलता हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से इंटरेस्ट अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास वापस फेयर वैल्यू आ जाएगी। एंड सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से इंटरेस्ट हटा दूं तो वही तो मेरे लिए नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज होता है। मैंने आपको पूरा रिवर्स खेला समझाया, अगर आपको यहां पे समझाओ वापस रिपीट करता हूं। आज की जो फेयर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट, जो कॉस्ट है उतना इन्वेस्टमेंट है लेसोर का, लेसोर का जो इन्वेस्टमेंट है उतना वो रिकवर करने को देखेगा। अब ये देखो इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू जो है ये आज की प्रेजेंट वैल्यू है, बट वो रिकवर क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू रिकवर करेगा प्लस द इंटरेस्ट रिकवर करेगा। तो वो एमएलपी प्लस यूजीआरवी जो रिकवर करेगा उसमें क्या रहेगा, आज की प्रेजेंट वैल्यू प्लस द इंटरेस्ट, जिसको मैं बोलता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो आज की फेयर वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से इंटरेस्ट माइनस करो तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज भी बोलते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन इज इक्विवेलेंट टू नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। इतना आज का फेयर वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू पे वही तो रिकवर करने को देखूंगा। आज का जो फेयर वैल्यू है असेट का मैं उतना ही तो रिकवर करने को देखता हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज रिकवरी का अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट हटा दो तो क्या हो जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आता है, और वही मेरा क्या हो जाता है, वही मेरा इंटरेस्ट हटा दो तो आज का फेयर वैल्यू भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो सर आप ये चीज बोल सकते हो, इसको मैं नीचे ले जाता हूं पेज के, ठीक है, इसको पेज के नीचे में ले जाता हूं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर आज ईयर 0 में फेयर वैल्यू जो है विल बी इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। फेयर वैल्यू विल बी इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, बिल्कुल सही बात। फेयर वैल्यू कितना दिया है, 5 लाख। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। एमएलपी में तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आ गया। अब देखो यहां पे क्या है, 5 लाख इक्वल्स टू, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी तो अवेलेबल नहीं है, उसी को तो मैंने एक्स बोला था, तो यहां पे इसको एक्स लिख दूं, हां सर, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। अब क्वेश्चन में आप देखोगे इन्होंने आपको अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया है। द अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज 50,000 और थर्ड ईयर का उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया है। तो 50,000 थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.7513, वो आ गई उसकी प्रेजेंट वैल्यू। यस सर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 5 लाख में से मैं माइनस करूंगा 50,000 इंटू 0.7513, कितना हो गया, 37,565, 37,565, तो ये आ जाएगा x। तो सर ये कितना हो गया, 5 लाख माइनस 37,565, ये हो गया 462, 435। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x मतलब क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट।
तो सर देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट हमने कितना निकाला, ये एक्स की वैल्यू जो निकाली, दिस इज 462 435, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन, हेंस द लीज इज अ फाइनेंस लीज, हेंस द लीज इज अ फाइनेंस लीज। भाई साहब यहां पे हमको पूरा उल्टा उल्टा घूम के करना था, जिसमें हमको सबसे पहले क्या करना था, फाइनेंस लीज का इंडिकेटर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू है तो फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में मेरे को ये पता था फेयर वैल्यू क्या है, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एक्स ले लिया। फिर मैंने बोला बेटा आज की तारीख में देखो, आज का जो फेयर वैल्यू है उतना ही मैं रिकवर करने को देखता हूं, और जो रिकवर कर रहा हूं उसकी आज की वैल्यू को क्या बोलते हैं, जो रिकवर कर रहा हूं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट, तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। हाँ 5 लाख इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा। तो सर क्या हुआ, 5 लाख इज इक्वल टू एक्स, बट अनगारंटीड का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पता था 50,000 इंटू 0.7513, तो ये मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू 462 435। यहां तक सभी के दिमाग में गई बात, एवरीबडी क्लियर अप अंटिल ईयर, एवरीबडी क्लियर अप अंटिल ईयर, यस यस ठीक है। अब सर ये फाइनेंस लीज है, तो इन्होंने अब क्या बोला, इफ इट इज अ फाइनेंस लीज कैलकुलेट द अर्नड फाइनेंस इनकम। अर्नड फाइनेंस इनकम क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आपको नहीं पता, इसको वाई ले लेते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आपको पता है कितना है, 5 लाख रुपए। ओ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, तो ऊपर ही मैंने बोला ना फेयर वैल्यू जो है दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, सो आई नो द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, आई डू नॉट नो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज इक्वल्स टू एमएलपी प्लस यूजीआरवी। यस एमएलपी क्या होता है, लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस यूजीआरवी। अगर ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, उसका और बाइफरकेशन नहीं भी किया तो भी चलेगा। अब सर देखो मैं यहां पे मेरे को क्या चीज पता है, मेरे को क्या चीज पता है सर, आपको एमएलपी नहीं पता बट आपको अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू पता है, आपको अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू पता है। हमको केवल क्या निकालना है, एमएलपी। एमएलपी में क्या चीज निकालना है सर, यहां पे सर लीज रेंटल हमको निकालना है और यहां पे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब क्वेश्चन में उन्होंने अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया था, गारंटीड नहीं दिया था, तो मैं गारंटीड को यहां पे मान लूंगा 0 है। तो मेरे को अब केवल क्या निकालना है, आई ओनली हैव टू फाइंड आउट द लीज रेंटल्स, आई ओनली हैव टू फाइंड आउट द लीज रेंटल्स, क्योंकि क्वेश्चन में अनगारंटीड दिया था, गारंटी कुछ दिया नहीं था, तो गारंटीड को 0 ले लिया, तो मेरे को केवल क्या निकालना है, लीज रेंटल निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये कैसे करते हैं। अभी ना कोई भी और आगे आंसर मत देना, कोई भी इसका लॉजिक मत बताना, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है उनको मेरे को समझाने दो, ठीक है। जिनको ये चीज नहीं पता है उनके लिए मैं करवा रहा हूं, तो प्लीज अभी कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। अब सर यहां पे देखो आपका क्या था, जो लीज था उसके 3 इंस्टॉलमेंट थे। हाँ सर, अगर मैं आपको यहां पे बोलूं इफ आई से, एक मैं यहां पे टाइमलाइन बनाता हूं, ठीक है। टाइमलाइन में मैं लिखता हूं ईयर 0, फिर मैं लिखता हूं ईयर 1, फिर मैं लिखता हूं ईयर 2, फिर मैं लिखता हूं ईयर 3। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इन्होंने इंटरेस्ट रेट मेरे को कितना दिया था, 10%। मेरे पास अगर ईयर 1 के एंड पे 1 रुपया है, ठीक है, फिर ईयर 2 के एंड पे 1 रुपया है, ईयर 3 के एंड पे 1 रुपया है, उसकी ईयर 0 की वैल्यू कितनी एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। तो सबसे पहले ये 1 रुपीज की बताओ सर, ईयर 1 के एंड का जो 1 रुपया है वो ईयर 0 में कितना होगा, मेरे को वो जानना है। बिल्कुल सही बात, ईयर 0 में कितना होगा, तो दिस विल बी 1.1, आपकी उसमें करूंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सर 0.9091। ईयर 2 के एंड का जो 1 रुपया है उसकी ईयर 0 में वैल्यू कितनी, 0.8264, ठीक है। ईयर 3 के एंड में जो 1 रुपया है उसकी आज की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा सर मेरा 0.7513। 3 साल के जो 3 रुपए, ईयर 1 का 1 रुपया, ईयर 2 का 1 रुपया, ईयर 3 का 1 रुपया है, उसकी आज की अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, निकालो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2.4868, 2.4868। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं सर, 3 साल में आपके पास जो
₹3 थे, ये ₹3 की आज की वैल्यू 2.4868, जो 3 साल में आपके ₹3 थे उसकी आज की वैल्यू 2.4868। हां सर, ये हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास ना एक और आज की प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है। क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मेरे पास अवेलेबल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज 462 435। तो मैं यहां पे लिखूंगा 462 435, ये प्रेजेंट वैल्यू है ना एमएलपी की। हां सर, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। ये भी क्या है सर? 2.4868 भी प्रेजेंट वैल्यू है और 462 435 भी प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू अब कितनी होगी? फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? फ्यूचर वैल्यू अगर मैं यहां पे निकालता हूं तो एक्स की वैल्यू आएगी 462 435 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2.4868। तो निकाल लो ये कितना आ रहा है? 462 435 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2.4868। तो ये आया सर कितना? ये मेरे पास यहां पे आया कितना? 557 867। ये चीज सभी को क्लियर? 557 867 या 868। ये मेरे पास क्या आ गया सर? ये था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो ये जो वैल्यू आई ये मिनिमम लीज पेमेंट की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सही बात, यस सर। तो अब ऊपर वाले फॉर्मूला में आओ, ऊपर वाले फॉर्मूला में आओ। मेरे पास मिनिमम लीज पेमेंट की वैल्यू कितनी आई? 557 867, जिसमें मैं 50,000 और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 6,07,867। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आपके पास आ गया। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज मेरे पास आ चुका है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 1,07,867। देख लो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या यहां पे 1,07,867 आया? यस सर, 1,07,867 इज द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। मैंने सिंपल भाषा में यहां पे क्या किया? मैंने सिंपल भाषा में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज निकालना था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है? एमएलपी प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मेरे पास था और सर एमएलपी का प्रेजेंट वैल्यू था, एमएलपी नहीं था उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने बोला 3 साल के ₹3 का आज का प्रेजेंट वैल्यू 2.4868 और एमएलपी का आज का प्रेजेंट वैल्यू 4,62,435। तो ये जो 3 साल में एमएलपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया तो उसकी वैल्यू है 557,867, राइट। 557,867 को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, उसमें अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जोड़ा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आया, जिसमें से मैंने नेट इन्वेस्टमेंट माइनस किया तो मेरे पास अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ गया। ठीक है, ओके, गया सबके दिमाग में? गया सबके दिमाग में? यस, दिस वाज द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसके साथ हमने काफी प्रैक्टिस कर ली अब क्या है कि हमारे फाइनेंस लीज वाले कॉन्सेप्ट की। फाइनेंस लीज के जितने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको यहां पे मैंने करवाए। यहां से अब हम आगे आते और एक कॉन्सेप्ट अब हमने जो पढ़ना है वो है ऑपरेटिंग लीज का सेल एंड लीज बैक। ऑपरेटिंग लीज में सेल एंड लीज बैक। ठीक है, मैं आपको अब क्या पढ़ा रहा हूं? ऑपरेटिंग लीज पढ़ा रहा हूं। ऑपरेटिंग लीज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, सेल एंड लीज बैक। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लॉजिक्स में बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमारे पास है 30 मिनट्स और 30 मिनट्स में मेरे को आपको इसके लिए पूरा एग्जाम रेडी करवाना है। मैं आपको इसका एग्जाम का सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आया, any question that you get in the exam, you should know how to solve it. तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन अगेन आईसीआई का बहुत फेवरेट टॉपिक और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भलती तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे वो आप सभी लोग यहां पे देखना। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन की आप सभी के साथ बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सभी लोग मेरे साथ यहां पे जुड़िए, ध्यान दीजिए। सर कौन सा कॉन्सेप्ट? ऑपरेटिंग लीज। उसमें क्या सेल एंड लीज बैक की बात कर रहे हो? सेल एंड लीज बैक। सर सेल एंड लीज बैक का एक बार मतलब तो खाली ओवरव्यू तो बताइए, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसके पहले इसका मतलब बता दो। सेल एंड लीज बैक क्या होता है? आज मेरे पास एक असेट है, मैंने आपको सेल किया, आपसे वापस लीज पे वापस ले लिया। लीज पे आप ही से मैंने वापस लिया। सर ऐसा क्यों करोगे? ये मैं इसलिए करूंगा, आज मैं सेल करूंगा तो आप मेरे को पैसा दोगे आज। ठीक है,
मैंने 1 करोड़ में आपको बेचा, आप मेरे को 1 करोड़ देते हो। फिर मैंने बोला भाई असेट तो मेरा ही है, मेरे को यूज करने दे। मैंने आपसे लीज पे वापस लिया और मैं आपको धीरे धीरे लीज के इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाऊंगा। इससे होगा क्या? आज आप 1 करोड़ ले रहे हो, फिर आप धीरे 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 इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये चीज, मेरे पास असेट था बट पैसे नहीं थे धंधा करने के, तो मैंने आपको असेट बेचा जिससे मेरे पास पैसे आए। अब मैंने आपसे असेट वापस लीज पे ले लिया तो असेट भी यूज करने को मिल गया, और मैं थोड़ा थोड़ा कर करके आपको लीज के तौर पे ये रीपे कर दूंगा अमाउंट। यस सर। तो ये सेल एंड लीज बैक में ना ऑपरेटिंग लीज अगर होता है तो उसमें बहुत जुगाड़ का स्कोप होता है। ये ट्रांजैक्शन अगर आप ऑपरेटिंग लीज के नेचर का करते हो तो लोग इसमें बहुत क्या कर सकते, जुगाड़ कर सकते। तो जुगाड़ कर सकते तो यहां पे AS19 ने क्या बोला? AS19 ने बोला बेटा हम जैसा बोल रहे हैं आपको वैसी इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में आपने 3 चीजों को देखना है, आपने 3 चीजों को देखना है। पहला आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? कैरिंग अमाउंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे CA। दूसरी चीज आपको क्या दी रहेगी? आपको दिया रहेगा सर इसका फेयर वैल्यू। आपको क्या चीज दिया रहेगा? फेयर वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे FV। और तीसरी चीज जो हमको क्वेश्चन में दी रहेगी दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। बस ये 3 चीज का खेल है, ये 3 चीज का खेल है। सर फेयर वैल्यू मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू मतलब जो मार्केट में उसकी आज की वैल्यू चल रही है। कैरिंग अमाउंट मतलब जो मेरी बुक में अमाउंट है। और सेलिंग प्राइस मतलब सर आपने ये जो सेल किया ना लीज करने के लिए, लीज बैक करने के लिए जो सेल किया वो आपने कितने पे किया, वो सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। ओके, अब सबसे पहली चीज मेरे को बताओ, मार्केट में जो असेट की वैल्यू है जिसको मैं सेल करके लीज पे वापस ले रहा हूं, उसकी जो मार्केट वैल्यू है क्या उससे ज्यादा वैल्यू पे मेरी बुक में दिखना चाहिए क्या? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मार्केट में उसकी जितनी वैल्यू क्या उससे ज्यादा वैल्यू पे मेरी बुक में दिखेगा? आंसर इज नो, उससे ज्यादा वैल्यू पे मेरी बुक में नहीं दिखेगा। एब्सोल्युटली नॉट, उससे ज्यादा वैल्यू पे मेरी बुक में दिखेगा? आंसर इज नो। तो यहां पे क्या चीज हो जाएगी? अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पॉइंट नंबर 1, 2 स्टेप का थंब रूल है बस, उसमें से फर्स्ट स्टेप कंपेयर करेंगे हम कैरिंग अमाउंट विथ फेयर वैल्यू, विथ फेयर वैल्यू। अब सपोज असेट का कैरिंग अमाउंट कितना था? कैरिंग अमाउंट इसका था 50 रुपए, फेयर वैल्यू भी इसकी कितनी है? 50 रुपए। सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। कैरिंग अमाउंट 50, फेयर वैल्यू 50, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अगर सपोज फेयर वैल्यू 55 है, मार्केट में जितनी वैल्यू उससे कम वैल्यू पे लिखा हुआ हूं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्स्ट केस में नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकेंड केस में अगेन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट से कम वैल्यू पे अपनी बुक्स में दिखा सकते हो। बट क्या मैं मार्केट से ज्यादा वैल्यू पे अपनी बुक्स में दिखा सकता हूं क्या? सर ये चीज अलाउड नहीं रहेगी। अगर सर उसकी मार्केट में वैल्यू 45 की चल रही है, मैं अपनी बुक्स में उसको 50 पे दिखवा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे सीधा लॉस बुक करूंगा। मैं लॉस बुक करूंगा कितना? 5 रुपए का। अब सर ये दोनों का जब मैंने कंपैरिजन किया कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का, तो उससे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। सर केस 1 और केस 2 में आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा? 50 और 50 का ही रहेगा। 50 और 50 का रहेगा मतलब, अब देखो जब मेरे बुक में कैरिंग अमाउंट 50 था, मार्केट में 50 का, तो मैं अपनी बुक्स में रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी 50 का रहने दूंगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। मेरी बुक में 50 का था, मार्केट में 55 का था, तो भैया मार्केट का ज्यादा हो सकता है, मैं कम पे लिखूं तो चलता हूं, मैं तभी भी 50 पे रहने दूंगा। बट मेरी बुक में 50 का था, मार्केट में 45, तो मैं अब इसको कम करके 45 पे लेके आऊंगा। ये चीज सभी को क्लियर? ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो गया? मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करना है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हो? बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट विद द फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करके यू विल कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, अब आपने जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाला है उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट विथ सेलिंग प्राइस। आप इसको सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर कीजिए। अब सर देखिए मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना था? अभी कोई भी एक अमाउंट ले लीजिए, से फॉर एग्जांपल 45, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है 45। सेलिंग प्राइस कितना है? सर सेलिंग प्राइस है इसका 50 रुपीज। मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का? 5 रुपए का। मेरे बुक में जो चीज 45 की दिख रही थी, 50 में बेचा, 5 का प्रॉफिट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट मतलब बुक की वैल्यू, बुक में 45 का था, बेचा 50 में, प्रॉफिट हो गया 5 का। इसको क्या करूंगा? पीएनएल में क्रेडिट। ठीक है, यस सर। अब समझो इसमें अगर आपको ऐसा दिया, जो आपकी बुक में 45 का था, आपने उसको 55 में बेचा,
55 में बेचा सर, प्रॉफिट हुआ 10 का। अब यहां पे पता है क्या हो जाएगा, यहां पे एक कांड हो जाएगा सर। क्या कांड होगा? जुगाड़ का कांड। सर मार्केट में इसकी वैल्यू सपोज कितनी थी, मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू चल रही थी, मैं यहां पे नीचे में सेलिंग प्राइस के बाजू में लिखता हूं, मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही थी 50 की। मार्केट में सर इसकी वैल्यू चल रही थी 50 की। जब मार्केट में 50 की चल रही थी, आपने 55 में कैसे बेच दिया? सर बस बेच दिया। आपने बेटा कुछ जुगाड़ किया। मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी चल रही थी? 50। आपने कितने में बेचा? 55 में। बेटा आपने यहां पे किया है जुगाड़। आपने कुछ तो भी, आपने जिसको बेचा ना उसी से वापस लीज पे ले रहे हो। आज आपने उसको महंगे में बेचा है। मार्केट में अगर किसी भी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को बेचते जिसके साथ जुगाड़ का स्कोप नहीं था तो 50 में जाता। यहां पे आप जिसके साथ जुगाड़ कर रहे हो उसको आपने 55 में बेचा, मतलब कुछ जुगाड़ करने वाले हो। क्या जुगाड़ करोगे? आज मैंने उसको ज्यादा भाव में बेचा, कल उससे लीज पे लूंगा और जो लीज का मैं उसको पेमेंट करूंगा, लीज का रेंटल दूंगा, वो भी फिर ज्यादा दूंगा। आज उससे लिया ज्यादा है तो कल उसको पे भी तो ज्यादा करोगे। हाँ, तो यहां पे बोलते हैं अगर आपने मार्केट से ज्यादा भाव पे बेचा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट को, यहां पे मार्केट तक का जितना प्रॉफिट है, मैंने 45 की चीज को 55 में बेचा। हाँ सर, आपने क्या किया? आपकी 45 की चीज को 55 में बेचा। मार्केट में किसी को भी बेचते थे तो कितने में? 50 में। तो ये जो 5 का प्रॉफिट है ये तो बराबर है। ये 5 के प्रॉफिट को आप क्या करोगे? पीएनएल में क्रेडिट। मार्केट के भाव तक बेचते तो बराबर था, बट मार्केट के ऊपर बेचा तो ये जो एक्स्ट्रा 5 का प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट 5 का है, इसको डिफर करोगे। इसको आज के आज रिकॉग्नाइज नहीं करना, इसको आज पीएनएल में क्रेडिट नहीं करना। सिंपल सी भाषा में इन्होंने क्या बोले कि आपने फेयर वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे बेचे ना, आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू, तो फिर जो भी प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट को आपको डिफर करना पड़ेगा, आज के आज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ओ हो ओ हो सर, इसके एक दो एग्जांपल दो, एक दो एग्जांपल दो, तब जाके क्लैरिटी आएगी दिमाग में। चलो आपको सिंपल सीधा यहां पे एग्जांपल देता हूं, 2-3 केसेस करवाता हूं, आपके दिमाग में एकदम फटाक से बात जाएंगी। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है उसमें। सर देखो एग्जांपल नंबर 1 आता है हमारा। एग्जांपल नंबर 1 इसमें क्या है, सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 में मैं बोलता हूं कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट इज 100। सर फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू इज से फॉर एग्जांपल अगेन 100। और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है मेरा 120। सर फर्स्ट कंपैरिजन आप क्या करोगे? कैरिंग अमाउंट जो 100 का है उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगी कि मार्केट में कितना चल रहा, 100, मेरी बुक्स में कितना है, 100। सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो क्या कोई प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ रिकॉग्नाइज करना है? कुछ भी नहीं। सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? सर 100 का 100 ही रहने दो, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी 100 का चलेगा। अब सर मैं क्या करूंगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करूंगा किसके साथ? सेलिंग प्राइस के साथ। तो 100 का जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट था उसको 120 के सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर किया, जिसमें प्रॉफिट कितना आया? 20 का। अब ये 20 का प्रॉफिट क्या आज रिकॉग्नाइज करना है क्या? उसके लिए इन्होंने एक चीज बोले, क्या बोले कि बेटा जब तू सेलिंग प्राइस की बात करता है ना, उसके बाजू में छोटा सा तू एक बार फेयर वैल्यू भी लिखते जा। तो मैंने यहां पे देखा भैया मार्केट में किसी को भी बेचता तो 100 में बिकता, मैंने 120 में बेचा है। सर कुछ तो भी जुगाड़ है, सर कुछ तो भी जुगाड़ है। ये 20 रुपए मैंने ज्यादा का यहां पे सेलिंग प्राइस बेचा है, 20 रुपए ज्यादा का मैंने चार्ज किया है सामने वाले से। तो ये जो प्रॉफिट में 20 रुपए है ना, ये पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा? डिफर करूंगा। ये पूरा का पूरा मैं डिफर करूंगा। ओके, यस सर। केस नंबर 2, एक नेक्स्ट एग्जांपल दो। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। कैरिंग अमाउंट आपका 100 था, फिर आपका क्या था? फेयर वैल्यू इसका 95 था, यस। और फिर आपने क्या किए? इसको बेचे, इसका सेलिंग प्राइस हो गया सर कितना? सेलिंग प्राइस इसका था सर अगेन से फॉर एग्जांपल 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 100 रुपए। अब देखो क्या चीज है सर, सबसे पहले क्या कंपैरिजन? कैरिंग अमाउंट जो 100 का है उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा, ये 95 का है, 95 का है। अब सर इसमें क्या चीज हो जाएगी? सभी लोग ध्यान देना। सर मार्केट में वो चीज 95 की, मेरे बुक्स में 100। सर लॉस बुक करो, लॉस को पीएनएल में डेबिट करो, लॉस को क्या करो? पीएनएल में डेबिट करो। अगली चीज सर क्या है? अब मैं रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालूंगा। रिवाइज कैरिंग अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट विल बी 95, क्योंकि 100 में से 5 का लॉस बुक किया तो अब 95 की वैल्यू बची। अब सर क्या करूंगा? जो मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट है ना 95 का, इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? रिवाइज कैरिंग अमाउंट को मैं कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस कितना है? 100। सर अब देखो आपको क्या हुआ? अब आपको प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। 5 रुपए के प्रॉफिट को क्या करना है सर?
सर उसके लिए ना सेलिंग प्राइस के बाजू में छोटू सा एक बार फेयर वैल्यू लिखने का। सर मार्केट में ये 95 पे बिकता था, आपने 5 रुपए ज्यादा का बेचे और वही 5 रुपए आपका प्रॉफिट है, तो पूरा का पूरा 5 रुपए का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, डिफर करेंगे, डिफर डिफर डिफर। एक और केस कराओ सर, एक और केस। चलो एग्जांपल नंबर 3 पे आते। कैरिंग अमाउंट कितना है सर, 100 का। मेरा फेयर वैल्यू कितना है, 120 का। और सर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 110 का। चलो सर सबसे पहला कंपैरिजन क्या होगा, कैरिंग अमाउंट को मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, मैं फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा। सर मार्केट में 120 का, मेरे बुक में 100 पे लिखा है, कोई दिक्कत है क्या? सर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट लॉस। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा सर, जितना है उतना ही रहने दो, ठीक है, ओके। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट अब 100 का ही रहेगा। उसके बाद क्या है, इसको मैं कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस के साथ जो है 110। सर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 10 का। प्रॉफिट का क्या करना, उसके लिए सेलिंग प्राइस के बाजू में छोटू सा फेयर वैल्यू लिख देने का। फेयर वैल्यू कितना, 120। सर ये मार्केट में ना 120 पे बिकता था, हमने तो 110 पे बेचा है। सर हमने मार्केट से कम में बेचा है, मार्केट से कम में बेच सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। तो ये जो प्रॉफिट है इसको मैं क्या करूंगा, इसको तुरंत के तुरंत पीएनएल में क्रेडिट करूंगा, इसको अब डिफर करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट को डिफर कब करता हूं, प्रॉफिट को डिफर कब करता हूं सर, प्रॉफिट को आप तब डिफर करते हो जब क्या चीज होती है, आपका सेलिंग प्राइस मार्केट के भाव से ऊपर चले जाए, तब कुछ आपने जोड़ जुगाड़ किया है। मार्केट के भाव तक का सेलिंग प्राइस लगेगा सर, उतना चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मार्केट से कम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हो, उसमें भी दिक्कत नहीं, उसमें भी दिक्कत नहीं। मार्केट के भाव तक का भाव आप बेच सकते हो, तब तक का जो प्रॉफिट है वो आप पीएनएल में क्रेडिट करो। उसके ऊपर अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, डिफर करोगे। उसके ऊपर अगर आप चार्ज कर रहे हो ना तो यू विल डिफर दैट। ये हो गए क्या मेरे प्रॉफिट के सिनारियो। सर ऐसा कोई लॉस का सिनारियो नहीं हो सकता क्या? बेटा लॉस का भी सिनारियो हो सकता है। चलो लॉस के सिनारियो पे आएंगे, सभी लोग यहां पे ध्यान देना। हम लोग काय पे आएंगे, लॉस के सिनारियो पे। लॉस के सिनारियो की जब मैं बात करता हूं तो सर अब सेम उसी तरीके से करूंगा। सबसे पहला एग्जांपल मेरा, कैरिंग अमाउंट कितना है सर, कैरिंग अमाउंट 100 है। मेरा फेयर वैल्यू कितना है सर, फेयर वैल्यू से फॉर एग्जांपल 90 है। और सर फिर क्या है, मैंने इसको बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस है इसका 85, ओके। तो सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कैरिंग अमाउंट जो 100 का है उसको कंपेयर करूंगा फेयर वैल्यू जो 90 का है, ठीक है। सर मार्केट में 90 का चल रहा, तुम बुक में 100 पे लगा कुछ भी कर रहे सर, तो लॉस हो जाएगा 10 का। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा। लॉस है, यस सर। रिवाइज कैरिंग अमाउंट मेरा कितना हो गया, अब 90 हो गया, क्योंकि 100 में से 10 का लॉस बुक किया तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 90। अब मैं क्या करूंगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो 90 का है उसको कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस के साथ 85। सर वापस देखो, जो आपकी बुक्स में 90 का है उसको 85 में बेचे, इस बार वापस लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 5 का हुआ। लॉस यहां पे 5 का हुआ। सर अब ये लॉस को क्या करने का, उसके लिए वापस ये लोग बोलेंगे बेटा सेलिंग प्राइस के बाजू में एक बार छोटा सा फेयर वैल्यू लिख के तो देख। ये लोग बोलते हैं कि यार देख, तू मार्केट में इसको 90 पे बेच सकता था ना, हाँ, तूने क्यों 85 में बेचा? मैं बोलूंगा भाई देख, मेरे को आज पैसों की जरूरत थी, कोई मेरे को पैसा दे नहीं रहा था, तो मेरे को मजबूरी में अपना असेट बेचना पड़ा, और मजबूरी में जो भाव मिल रहा था उस पे बेचा। तो बोले अच्छा ठीक है, मतलब तू कोई जुगाड़ नहीं कर रहा था, तूने मजबूरी में बेचा, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कोई भी जुगाड़ नहीं कर रहा था तो ये लॉस को तू तुरंत के तुरंत पीएनएल में डेबिट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। बट अब देख, मैं वापस ये क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बोलता हूं शाणे इंसान, मार्केट में 90 पे बिक रहा था ना, तूने क्यों 85 में बेचा? अरे बोले भैया आज देखो, वो सामने वाला जो व्यक्ति है ना, जिसको मैं सेल करके उससे लीज बैक कर रहा हूं, जिसको मैं सेल करके लीज बैक कर रहा हूं, मैंने उसके साथ एक डील किया। मैंने उसको बोला भैया देखना, आज मैं देख मार्केट में 90 पे बिकेगा, तेरे को केवल 85 में दे रहा हूं, तो आज मैं तेरे को सस्ते में बेच रहा हूं ना, तो मेरे को पैसे आज कम मिलेंगे ना, तो कल जब तेरे से लीज पे लूंगा और तू मेरे से लीज रेंट लेगा, तो लीज रेंट भी तू कम 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 करके लेना। तो देख मैं जुगाड़ कर रहा हूं तेरे साथ, जुगाड़ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये लॉस में अगर किसी जुगाड़ के कारण बेयर कर रहा हूं, तो बोले लॉस को आज के आज रिकॉग्नाइज नहीं करना, डिफर एंड अमोर्टाइज ओवर लीज टर्म, डिफर एंड अमोर्टाइज ओवर लीज टर्म। इसको पूरे लीज टर्म के दौरान धीरे 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 करके हम रिकॉग्नाइज करेंगे, लीज टर्म के दौरान धीरे 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 करके रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर जुगाड़ का स्कोप है तो ये कब सर, इफ यहां पे ये भी लिख देना, ये कब, इफ सच लॉस इज कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लोअर लीज रेंटल्स। लोअर लीज रेंटल्स, यही तो जुगाड़ था।
आज देख तेरे को कम में बेच रहा हूं, क्यों? क्योंकि तू आगे जाके मेरे से लीज रेंटल भी कम लेगा। तो यहां पे इन्होंने लिखा है इफ सच लॉस इज कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लोअर लीज रेंटल्स, तो फिर ये लॉस को क्या करूंगा, डिफर एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म। अगर जुगाड़ नहीं है, बस मेरे को मजबूरी में बेचना पड़ा, तो लॉस आज के आज रिकॉग्नाइज करूं। सर प्रॉफिट के केस में ऐसा नहीं होगा क्या कि ये सर क्या था, मैंने फेयर वैल्यू से ऊपर में बेचा, तो ये जो 5 का प्रॉफिट हुआ उसको या तो पीएनएल में क्रेडिट करो या तो फिर उसको डिफर करो। नहीं, प्रॉफिट के केस में बोलते बेटा तूने मार्केट से ऊपर में बेचा ना, तूने जुगाड़ किया है, तो इसको डिफर एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म ही करेगा तू। ये सभी के दिमाग में बात गई? एवरीबडी क्लियर विद दिस? क्वेश्चन करा दूं इसका, क्वेश्चन करा दूं इसका। ये देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एमटीपी 5 मार्क, मार्च 18 अक्टूबर 18 भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट फिगर्स, जैन 21 एमटीपी एसएम। सर क्या आईसीआई का मतलब क्या है, रिलेशनशिप है क्या आईसीआई का इसके साथ? हाँ आईसीआई का इसके साथ रिलेशनशिप है, बहुत जोरदार वाला रिलेशनशिप है। क्यों? बच्चे छोड़ के आते ये कॉन्सेप्ट, बच्चों को लगता है भाई ये कॉन्सेप्ट कुछ तो भी अलग ही बातें कर रहा है, ये तो हमारे दिमाग में जाएगा नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट में इसमें रसना ही नहीं है। अब देखो ए लिमिटेड ने क्या किया, मशीन सेल की जिसका डब्ल्यूडीवी 40 लाख था, किसको? बी लिमिटेड को। कितने में? 50 लाख में। एंड द सेम मशीनरी वाज लीज्ड बैक, वापस लीज पे ले ली, सेल एंड लीज बैक हो गया। लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, वही तो हम पढ़ रहे, सेल एंड लीज बैक इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर एएस 19। अब केस नंबर 1, सेल प्राइस 50 लाख है और वो फेयर वैल्यू के बराबर है। ओ माय गॉड सर, अब सबसे पहले देखो इन्होंने असेट का डब्ल्यूडीवी दिया, डब्ल्यूडीवी मतलब क्या हुआ, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना है? 40 लाख। और यहां पे ये जो 50 लाख दिया ना उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हर केस में उन्होंने सेलिंग प्राइस अलग से दी है, तो यहां पे इन्होंने सेलिंग प्राइस देने की जरूरत ही नहीं थी। मूर्ख लोग हैं, वहां पे सेलिंग प्राइस उन्होंने दे दी, क्योंकि हर केस में तो सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब सर देखो सबसे पहली चीज मैंने क्या करना है, सबसे पहले केस नंबर 1 कंपेयर करूंगा कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना था? 40 लाख। इसको कैसे कंपेयर करूंगा? विद द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितना है सर? देखो सेल प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मेरा 50 है, फेयर वैल्यू मेरा यहां पे 50 है। सर मार्केट में ज्यादा भाव पे, मेरे बुक में कम भाव पे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या यहां पे कोई प्रॉफिट लॉस करना है? नो प्रॉफिट लॉस। तो सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी कितना रहेगा? अभी भी ये 40 ही चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर इसमें पॉइंट नंबर बी मैंने क्या करना है, पॉइंट नंबर बी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो मेरा 40 का है, मेरा जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट मित्रों यहां पे 40 का है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था? 50। सर मेरा क्या हुआ, अब सेलिंग प्राइस 50 का है तो प्रॉफिट हुआ 10 का। ये प्रॉफिट को सर क्या करना है, उसके लिए सेलिंग प्राइस के बाजू में छोटू सा फेयर वैल्यू लिखने का। फेयर वैल्यू भी 50 था। सर जितना मार्केट में बिक सकता था उतने में ही बेचे सर, कोई जुगाड़ नहीं किए, कोई गड़बड़ नहीं किए, सब सही है सर। प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, पीएनएल में क्रेडिट करूंगा, प्रॉफिट को पीएनएल में क्रेडिट करूंगा। हो गया, हो गया सर। देखो केस नंबर 1 का आंसर, व्हेन सेल प्राइस, अबे ये गलत आंसर इसमें, अरे ये 24 लाख का कहां से आ गया रे, अरे यार दिमाग का दही। कोई नहीं, ये आंसर हटा दो अबे यार गलत आंसर आ गया। अब आपको मैं कैसे प्रूव कराऊं कि जो मैंने पढ़ाया वो सही है, जो मैंने पढ़ाया वो सही है। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन पकड़ लेते, दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर सही हो। मैंने गलत क्वेश्चन के साथ गलत आंसर, अरे यार छोले का भटूरा। चलो इस पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था ना, क्वेश्चन 7 के बी पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 7 के बी पार्ट पे आ। सर आप पे विश्वास है हमें, ओके धन्यवाद धन्यवाद। चलो क्वेश्चन 7 के बी पार्ट पे आ जाओ, फिर वो वाला होमवर्क कर देना। यहां पे मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं, ओके? तो आपको ट्रस्ट इश्यू नहीं है सर चलो इस पे आ जाओ। यहां पे क्या बोलते हैं, वापस डब्ल्यूडीवी 40 लाख है, डब्ल्यूडीवी 40 लाख और उसको 50 में बेचा। अबे यहां पे ये लोग सेलिंग प्राइस काय को देते हैं, फिर बोलते हैं ये सेम मशीन को लीज बैक किया, लीज बैक ऑपरेटिंग लीज है, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट। सबसे पहले फेयर वैल्यू 45 लाख का है और सेलिंग प्राइस 38 लाख की दी है। अच्छा ऐसी बात है, तो अब देखो क्या है, अब देखो क्या है। अब यहां पे आएगा सर कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना दिया था सर इन्होंने? 40। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितना दिया है, केस 1 में आना। यहां पे फेयर वैल्यू इन्होंने दिया है 45 लाख, ठीक है? 45 लाख इज द फेयर वैल्यू।
तो सर मार्केट में ज्यादा है, चलता है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे कोई प्रॉफिट लॉस कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो 40 का है उसको कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस कितना है सर, सेलिंग प्राइस यहां पे इन्होंने दिया है 38 लाख का। ओके, सेलिंग प्राइस इज 38 लाख। चलो, तो सर क्या हुआ, मेरे बुक में जो 40 का था 38 में बेचा तो लॉस हुआ 2 का। सर 2 के लॉस को दो चीज कर सकते हैं, यहां पे लिखने का फेयर वैल्यू कितना था, 45। भैया तुमने मार्केट से कम भाव में बेचे, क्यों, मजबूरी थी यार, मेरे को पैसे चाहिए थे, जितने में गया उतने में बेच दिया मैंने। तो यहां पे अभी मेरे साथ वैसा हुआ था, मेरे को इनकम टैक्स पे करना था, तो मेरे पास एक शेयर था जो मेरे को बेचना था। तो जब मेरी लाइबिलिटी आई ना, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आई, उसके पहले वो शेयर 700 पे चल रहा था। फिर जब मैं उसको बेचने को देखा तो 665 पे आ गया, मैंने बेचा, 2 दिन बाद 730 पे पहुंच गया। मेरा जो दिमाग खराब हुआ उसमें, तो वैसा मजबूरी थी यार, बेचना पड़ा। नहीं बेचता तो यार वो फिर मोदी जी मेरे पीछे पड़ जाते, मोदी जी पीछे पड़ जाते, ठीक है। तो यहां पे मजबूरी में बेचा जा सकता है कम भाव में, उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई मजबूरी ऐसी थोड़ी होती थी, मेरी मजबूरी, मैं अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, ठीक है। हंस रहे नालायक को मेरे पे, हंस रहे नालायक को मेरे पे। तो यहां पे क्या है, अगर मजबूरी में बेचा तो इसको पीएनएल में डेबिट करने का सर, बट अगर आपने जुगाड़ के लिए बेचा है, डिफर एंड अमोटाइज, डिफर एंड अमोटाइज, झूठ बोल रहे हो आप सर, अरे झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, डिफर एंड अमोटाइज ओवर लीज टर्म। मैं शेयर का नाम भी बता देता हूं, कौन से शेयर की बात कर रहा हूं, वेल्सपन कॉर्प सर्च कर लेना। वेल्सपन कॉर्प आपको बताऊं, सितंबर 10 से लेके 20 तक देखना हो 660 665 पे आया था, उसके बाद वो 730 740 पे चले गया, और उसके कुछ टाइम पहले भी वो 700 पे चल रहा था, 700 पे चला, फिर 660 665 पे आ गया, वो फिर वापस वो 3-4 दिन के लिए ही नीचे था और फिर वापस ऊपर भाग गया। वेल्सपन कॉर्प करके नाम है, वेल्सपन के 2-3 शेयर है, तो वेल्सपन कॉर्प देखना। डिफर एंड अमोटाइज ओवर द लीज टर्म इफ सच लॉस is compensated by future lower lease rentals। तो सर आपको लॉस, वो शेयर में लॉस हुआ, मेरे को लॉस नहीं हुआ, मेरा काफी प्रॉफिट में था वो शेयर, मैंने बहुत पहले से लेके रखा था, बट उसमें जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी थी मेरे को और कमाने की, वो मेरे हाथ से चली गई। मोदी जी प्लेड वेल। एक गुजराती दूसरे को समझ सकता है, मजबूरी सब कुछ करवा देती है साहब। अब देखो इसका आंसर देख लो, हमने ये यहां पे लिखे, आप भी इसका आंसर देख लो क्या है सर। सिचुएशन नंबर 1 में अब यहां पे आते, when the fair value of the leased asset is 45, selling price 38, then loss of 2 lakhs। देखो 2 lakhs का लॉस हुआ, to be immediately recognized by Viral Limited in its books provided loss is not compensated by future lease payment, future lower lease payment, ऐसा लिखना, future lower lease payment। बोले लॉस को इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज करने का, प्रोवाइडेड सच लॉस इज नॉट कंपनसेटेड अगेंस्ट द फ्यूचर लीज पेमेंट्स। वैसा ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आओ, बोलते फेयर वैल्यू इज 40 लाख, फेयर वैल्यू कितना है 40 लाख, एंड सेलिंग प्राइस कितना है, इस बार सेलिंग प्राइस है 50 लाख। ओके, अब देखो सर क्या है, फेयर वैल्यू 40 लाख है, ठीक है। तो केस नंबर 2 पे आते हैं, कैरिंग अमाउंट कितना है 40 लाख, फेयर वैल्यू भी कितना है, फेयर वैल्यू भी 40 लाख है। सर मेरे बुक्स में बराबर चल रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस अभी रिकॉग्नाइज करने की बात नहीं है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी सर आपका 40 पे रहने दो। रिवाइज कैरिंग अमाउंट को फिर सर हम क्या करते हैं, रिवाइज कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस, जो इस बार 50 का है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 का। प्रॉफिट को क्या करने का, एक बार सेलिंग प्राइस के साथ उसके बाजू में फेयर वैल्यू लिख दो छोटा सा। सर जो मार्केट में 40 पे बिकता है उसको आप 50 में कैसे बेच रहे हो, कुछ तो जुगाड़ है। प्रॉफिट 10 है ना, इसको डिफर करने का, डिफर एंड अमोटाइज ओवर द लीज टर्म, इसको डिफर करेंगे। देखो केस नंबर 2 में, व्हेन फेयर वैल्यू इज 40, सेल प्राइस इज 50, प्रॉफिट इज 10, इज टू बी डिफर्ड एंड अमोटाइज्ड ओवर द लीज पीरियड। ये चीज गया दिमाग में, यस। केस नंबर 3, फेयर वैल्यू इज 46, फेयर वैल्यू कितना 46 है, एंड सेल प्राइस इज 50, सेल प्राइस कितना है 50। चलो सर अब ये और इंटरेस्टिंग सिनारियो,
सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कितना था 40, फेयर वैल्यू कितना हो गया, फेयर वैल्यू इज 46। सर मार्केट में ज्यादा है, मेरी बुक्स में कम है, चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो कोई अभी प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं। रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी मेरा 40 रहेगा। अब ये जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है 40 का, उसको कैसे कंपेयर करूंगा, उसको मैं कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 50। अब सर यहां पे देखो क्या है, एक बार सेलिंग प्राइस के बाजू में फेयर वैल्यू भी लिखना 46। यस, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 10 का। ये एएस मेरे को बोलेगा भाई देख मार्केट में 46 तक तो बिक सकता था, तेरे बुक में जो चीज 40 की थी वो मार्केट में 46 तक बेच सकता था। तो मैंने बोला देख 46 तक बेच सकता था मतलब 6 का तो प्रॉफिट कमा सकता था मार्केट में बेच के भी। तो ये बोलता है 10 में से तेरा जो 6 का प्रॉफिट है वो बराबर है, उसको तू पीएनएल में क्रेडिट कर। 6 का प्रॉफिट बराबर है, क्योंकि मार्केट में किसी को भी बेचता तो 6 का तो तेरे को प्रॉफिट होता, वो बराबर है। यहां पे तूने जो 4 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ना, ये तेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये हमको नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा। तो इसको क्यों क्या कर, डिफर एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म। डिफर एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म, ये गया दिमाग में। अब देखो यहां पे ये यहां से थर्ड वाला आंसर है, when fair value is 46 and sale price is 50, profit of ₹6 is to be immediately recognized in the books and the balance profit of 4 is to be deferred and amortized over the lease term। ये गया सबके दिमाग में, गया सबके दिमाग में। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक, जिसमें ये क्वेश्चन सारे ऑपरेटिंग लीज के थे, ठीक है, ऑपरेटिंग लीज के थे। ओके, ये आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत है, राइट। ये जो क्वेश्चन कराया ये भी 2 आरटीपीस का है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने कोई और ही टाइप कर दिया है, वहां पे कोई और ही प्रिंट हो गया है वहां पे, वो भी आप देख सकते हो कितनी बार आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। ये आईसीआई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप लोग अब होमवर्क में कर लेना, ये वाली चीज आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और नालायक को एक चीज करना, यहां पे लेक्चर खत्म होगा तो आपको AS19 कैसा समझा क्या समझा वो कमेंट्स में छोड़ के जाना, प्लीज कमेंट्स में लिख देना। मैं लेक्चर इमीडिएटली एंड कर देता हूं, तो आपको अगर 30 सेकंड भी एक्स्ट्रा रुक जाते हो ना तो कमेंट करने का मौका मिल जाता है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, आपको लगता है मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आपको प्रिपरेशन में मदद हो रही है, तो प्लीज डू राइट योर रिव्यूज, ठीक है। AS16 भी पढ़ा, उसमें भी लिख देना सेकंड लेक्चर में कि AS16 समझा नहीं समझा। AS19 भी आज खत्म हुआ, उसमें भी लिख देना। AS28 अब हम चालू करेंगे मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को ये वाली क्लास नहीं होगी। सर सैटरडे को क्यों नहीं ले रहे हो, बिकॉज आई हैव टू गिव सम टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो, मेरा अभी छोटा सा बेबी है, राइट। तो आई हैव टू गिव सम टाइम। अभी मंडे से फ्राइडे आई एम नॉट एबल टू गिव एनी टाइम। 9:30 तक क्लास रहती है, 10 मेरे को नीचे घर 10 बजे तक घर जाता हूं, मेरा बेबी तब तक सो जाता है। आई डू नॉट गेट एनी टाइम टू प्ले विथ माई बेबी। तो सैटरडे एक दिन मेरे को फैमिली के लिए रखने दो, राइट। सो दैट इज द रीजन। सैटरडे बाकी सारी क्लासेस रहती है, खाली इवनिंग वाली क्लासेस में ऑफ रखता हूं कि मेरे को थोड़ा फैमिली के साथ टाइम मिले, ठीक है। यस सर, बेबी से मिलाओ ना, किसी दिन बिल्कुल मिलाऊंगा, ये अपनी जब तक रिविजन्स चलेगी उसमें जरूर आपको मिला दूंगा एक आध दिन बेबी से। कैश फ्लो करवा दो, वो भी करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, एक के बाद एक सारी चीजें करवा दूंगा, चिंता मत करो। बहुत समय है हमारे पास और ये क्लासेस हमारी चलती जाएगी, क्लासेस हमारी चलती जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच आयुष, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब AS16 AS19 खत्म हुआ, मंडे को AS28 के साथ शुरुआत करेंगे। मेरे को पता है AS28 में सबको बहुत ज्यादा डाउट है, AS28 सबको कठिन लगता है, उसको इजी बना देंगे। उसमें 2 सेशन 3 सेशन जितने लगे उतने करेंगे, ठीक है। मैं घाई नहीं करूंगा, गड़बड़ नहीं करूंगा, AS28 आपको शिद्दत से पढ़ा के रहूंगा। तो मिलेंगे सबसे मंडे को AS28 में, तब तक के लिए गाइस दिस इज CA तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ASPL अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग में हमारे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे रिवाइज हो गए। और हमारी पढ़ाई कैसी हुई, पूरी लॉजिकल, तो सभी लोग साथ में बोलेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई फॉर जनवरी 25। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। अगला रहेगा AS28, और जैसे मैंने बोला था टफ से टफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराऊंगा, पूरा क्लैरिटी उसमें लाके दूंगा, और सारे के सारे टफ से टफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम कर रहे हैं। इसके नोट्स का मिलेंगे, मैंने लिंक में पिन कर दिया है, तो वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हैं, क्वेश्चंस, हैंड रिटन, समरी चार्ट्स, एवरीथिंग। ओके, यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सबसे मंडे को विद AS28। अंटिल देन CA तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।